हेलो एवरीवन। कल की जो क्लास थी उसमें देखे थे कि जो लैटिस हमारे पास बना रहता है क्रिस्टल लैटिस, तो उसमें जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स जो बना होता है तो वो कैसे अरेंज होते हैं। तो एक तो देखे थे कि 1D वाला जो पैकिंग था हमारे पास, उसमें तो लिनियरली कंबाइन कर रहे थे सारे एटम, ऐसे था ठीक। तो इसमें तो ए बी टाइप का कुछ था नहीं। देखो दूसरा तो 2D पैकिंग था ना, तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था इसे ए टाइप पैकिंग भी कहते हैं। ए टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ट एक लीनियर मतलब 1D वाला जो पैकिंग था वैसे ही कंबाइंड हो, उसके जस्ट नीचे ही आता है जो लेयर ये है, सेम वैसा ही लेयर नीचे के साइड में है, मतलब दूसरे डायरेक्शन में सेम लेयर। इस वजह से पहले टाइप का नाम यदि जो लेयर है उसे ए देते हैं, दूसरा लेयर भी तो सेम वैसा ही है, इस वजह से इसे भी ए कह देते हैं। तो SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2D में होता है उसको ए टाइप कहते हैं। 2D में ही एक था HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अब क्या था हमारे पास, पहला लेयर तो मान लो कैसे ऐसे बना दिया, फिर जो दूसरा जो लेयर आ रहा था हमारे पास वो जस्ट इसके नीचे में आके इसके मीडियम पॉइंट के नीचे आ रहा था ना, जो इसका लिंकिंग पॉइंट है ये उसके नीचे आ रहा था। तो मतलब ये हुआ इसका कि पहले वाले लेयर जैसा तो ये आया नहीं, जस्ट उसके नीचे, तो इसे यदि ए कह रहे हैं तो ये लेयर बी दे देंगे इसका नाम। फर्स्ट लेयर को नेमिंग जो किया हम ए और सेकंड लेयर के लिए बी। तो जो 2D में HCP होता है ना वो होता है AB टाइप क्रिस्टल, ठीक है। क्योंकि सेकंड वाला जो लेयर आएगा ना फिर ऐसे आता है इसका, तो अगेन ये ए टाइप वाला लेयर हो गया, तो इस वजह से AB टाइप हो गया ये, और ये AA टाइप था। अब देखो 3D की बात करें हम, 3D पैकिंग में जो था वो CCP था। CCP क्या था, ये SCP का ही रिपीटेड था, मतलब 3 डायमेंशन में क्या लिखो। अब देखो जो CCP है ना वो ABC टाइप होता है। ABC टाइप का क्या मतलब है, अगर इसको अच्छा इसका फुल फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, अगर इसको क्यूब में समझाना चाहे तो देखो एक क्यूब बना दिया, 8 कॉर्नर है इसके पास, 8 पर एटम रख देते हैं पहले। देखो अगर इसको आप जैसे अगर हमारे पास मॉडल होता ना, या फिर एज्यूम करके देखो, तो ये जो अगर इस तरह से मॉडल है तो ये जो एटम है ना वो ए लेयर हो गया, ठीक है। एक ही वहां पे रहेगा, एक लेयर मान लो ये है। दूसरा लेयर देखो जो ये बैक साइड वाला फेस है ना, ये जो है बैक साइड का फेस है, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल आएगा, और फिर इस फेस का ये साइड वाला जो फेस है इस एटम से मैच करेंगे। यदि अगर मान लो इस तरह से जो ये क्यूब है वो यदि ऐसे ना बन गए, अगर ये भी तो क्यूब ही है, इसके 8 एटम कॉर्नर पर बना दे पहले हम, तो देखो इसे तो ए लेयर कह दिए, जो फर्स्ट वाला ये एटम यहाँ पर कॉर्नर पे इसको ए कह देते हैं। उसके बाद जो बैक साइड वाला फेस है उसका डायगोनल, और फिर जो ये बैक साइड में इस कॉर्नर पे जो एटम है वो फ्रंट साइड के इसके अपोजिट वाले एटम से मैच करे, यदि ये फेस होगा इसके लिए, इन दोनों का कॉमन फेस ऊपर वाला आ रहा है ना इस एटम और ये एटम के लिए, इन दोनों का कॉमन फेस कौन सा है, ये एबोव वाला। अब इसके डायगोनल से जाए मैच कर दे, फिर दूसरा देखो, अब ये एटम ये बैक वाले फेस साइड का ये एटम है, इस एटम को इस एटम से मैच करना है, तो इन दोनों का कॉमन फेस कौन सा आएगा, ये साइड वाला फेस कॉमन हो जाएगा इनके लिए। अगर इसके डायगोनल, इसके बीच डायगोनल का मतलब इसका
इसका जो एटम का सेंटर पॉइंट है वो और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो मैच करें, देखो एक ट्रायंगल की तरह बन जाता है। ऐसे देखने से एज्यूम कर लो, समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायंगल ही बनता है। यहाँ से इसका डायगोनल, फिर इससे जो जुड़ा हुआ फेस वो डायगोनल। देखो यहाँ पर एक तो ऐसे बनेगा एटम, दूसरा अगर इसको सही ढंग से करें तो देखो एक ट्रायंगल बनता है इस तरह से। अब सेम वैसे ही जस्ट अब ये 4 एटम तो यूज में आ गए, देख लीजिए इसकी पोजीशन कैसे है ना। दूसरा देखो अब ये जो एटम है ना, ये एटम और ये वाला फ्रंट पे जैसे बैक साइड में किए थे ना, सेम वैसे ही फ्रंट वाले पर रिपीट करना है इसे चीज को। अब देखो इस सेंटर का जो ये एटम है, इसका सेंटर और इस एटम का सेंटर अब डायगोनली मैच करेगा अगर सेंटर मैच कराना है तो। उसके बाद देखो जो बैक साइड में इस कॉर्नर पर एटम है उससे मैच करेंगे तो इनके लिए कॉमन ये बिलो वाला जो फेस है वो हो जाएगा और इसके लिए फिर ये इस साइड का जो फेस है वो हो जाएगा। तो आप देखो ये जो ट्रायंगल बना था इस तरह से बना है, अगर इसे ध्यान से आप समझेंगे तो क्या जस्ट इसके अपोजिट बना हुआ है इस तरह से। अगर इन दोनों को कंबाइन करके आप देखना चाहें तो देखो ये कैसे बना हुआ है, कुछ इस तरह से अरेंज होगा ये, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट आएगा। अब लास्ट में कौन सा एटम रह गया, ये एटम रह गया, तो सेम पहले वाला ये रिपीट हो गया ना, इसके जस्ट पहले वाले रिपीट हो गया। तो देखो इसको कहते हैं ए बी और ये सी, डायरेक्शन चेंज है इस वजह से सी नाम दे देते हैं। ट्रायंगल तो दोनों ही बन रहा है, लेकिन अगर इसका फेस देखें तो ये जो देखो एक तो ये इस साइड से ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये जस्ट अपोजिट, पहले ऐसे है मान लो, अब इस पर ऐसे बन रहा है। तो अब दूसरा अरेंजमेंट हुआ इसका, इस वजह से ए बी सी। तो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है ना वो ए बी सी टाइप होता है, ठीक है। अब ये तो 3D का CCP था, सेम वैसे ही 3D में एक और था ना HCP। HCP देखो 3D के लिए क्या है, ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही है, ये भी AB टाइप ही होता है, AB टाइप। अब HCP की अगर 2D में बात करें तो भी AB टाइप ही होता है, और HCP की बात करें तो भी AB टाइप ही होता है, क्योंकि कल जो फिगर बनाया था ना HCP हेक्सागोनल के लिए ऐसा बनाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर एटम के 3 ट्रायंगल टाइप के, फिर उसके बाद सेम वैसा ही हेक्सागोनल, सेंटर में एक एटम था ऐसे, और ये सब मैच किया हुआ था एक दूसरे से। फिर ये से हेक्सागोनल इस तरह से बनाया था कल। तो देखो इसे ए नाम देते हैं इस लेयर को, सेकंड वाले लेयर को बी देते, सेम ये रिपीट हुआ ना ए वाला ही, तो इसके बाद फिर ये ट्रायंगल वाला ही आता है इसके बाद, ओके। तो देखो ए बी टाइप हो गया ना ये। तो देख लिया हम 1D में एक तो AB 2B ऐसा कुछ नहीं होता। 2D वाले में देखें तो SCP हमारा जो है वो A टाइप है, HCP 2D के लिए भी AB टाइप है। 3D में देखें तो ABC टाइप होता है CCP के लिए, और 3D में ही HCP के लिए AB ही होता है, 2D में भी और 3D में भी। अब नेक्स्ट आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अब इम्परफेक्शंस का क्या मतलब है कि यदि कोई लैटिस है उसमें कोई भी डिफेक्ट आवे, जैसे कोई चीज़ मान लो ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और घर लाके मान लो वहाँ ध्यान से देखे नहीं, और घर लाके देखते हैं कि वो तो डिफेक्ट है, मतलब उसमें कुछ कमी है, ओरिजिनली जो हम सब सोचे थे। या फिर मान लो कोई कपड़ा ही खरीदने गए और उसमें कहीं कट लगा हुआ है, या फिर जो क्या हो इसका कोई धागा निकला हुआ है, तो कहते हैं ना कि ये डिफेक्टेड माल है, चलो इसे रिटर्न कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है,
इसे रिटर्न कर देता है। तो कहते हैं ना डिफेक्टेड, डिफेक्टेड का क्या मतलब कि जैसा चाहिए था वैसा है नहीं, ओरिजिनल इसका होना कुछ और चाहिए था पर है कुछ और। तो जो लैटिस हमारा है ना वो भी सेम वैसा ही है। ओरिजिनली यदि देखें तो लैटिस तो कम्प्लीटली, अगर मान लो कोई चीज़ किसी कंपाउंड का लैटिस है तो मान लो NaCl का लैटिस कोई है तो उसमें तो या तो Na पॉजिटिव होना चाहिए या Cl नेगेटिव, क्योंकि NaCl का लैटिस है वो। लेकिन उसके अलावा कोई और आ जाए या फिर उसमें से Na बाहर निकल जाए, Cl ही बाहर निकल जाए, तो इस तरह का जो डिसऑर्डर आता है ना उसके अरेंजमेंट में, कोई भी लैटिस है मान लो, या तो उसके एटम कभी बाहर चले जाते हैं या फिर इनके बीच ये जो खाली जगह है वॉइड जिसे कह रहे थे उसमें बाहर से कोई एटम आ जाता है। कभी कभी होता है कि आता कोई नहीं है, दोनों ही बाहर चले जाए, या फिर एक्स्ट्रा कोई आ जाए, मतलब ना बाहर गया और ना ही अंदर आया। इस तरह से मतलब कुछ भी, या तो अंदर जाए बाहर जाए, डिफेक्टर जाए, मिक्सअप हो जाए, इस तरह के। तो ओरिजिनल जैसा तो रहा नहीं, अब उसके पार्टिकल में जो अरेंजमेंट था एक ऑर्डर्ड वे में होना चाहिए था, लेकिन अब रहा नहीं वो ऑर्डर्ड वे पे, तो कहते हैं कि डिफेक्ट आ गया इसमें। तो बस इसी वजह से या तो इसे कहते हैं इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस का मतलब स्पेलिंग क्या होता है इम्परफेक्शंस का, देखो पता है वर्ड यदि आपको क्लियर है ना, जो वर्ड लिखा हुआ है इम्परफेक्शन सॉलिड, आप बस वर्ड को समझ ले, सारी बातें उस वर्ड के अंदर ही रहती है, ठीक है। अब देखो परफेक्शंस, देखो क्या है परफेक्ट, परफेक्ट लिखते हैं ना, ओहो स्पेलिंग में मिस्टेक है, परफेक्शंस ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे PERFECTIONS, ठीक है, इम्परफेक्शंस। देखो यहाँ पर बीच में इतनी पर ध्यान दो, यदि तो परफेक्ट लिखा है ना, परफेक्ट, और इनका मतलब जैसे प्योर लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं इम्प्योर। प्योर का मतलब प्योर है, शुद्ध। अभी हिंदी में कहा या इंग्लिश में, बात तो एक ही है। एप्पल मतलब सेव मतलब एप्पल वही हो जाएगा बात फिर। देखो प्योर इम्प्योर, सेम वैसे परफेक्ट इम्परफेक्ट, ठीक। परफेक्ट होना चाहिए था पर उसमें कुछ कमी आ गया तो इम्परफेक्ट हो गया, तो वही कहते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अब सॉलिड में तो बात क्रिस्टल की ही कर रहे हैं ना, सॉलिड का एक दो टाइप सा क्रिस्टल है। देखो अब क्या हो गया, इससे अब डिफेक्ट आ रहा है ना, तो इसी वजह से कहते हैं या तो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठीक है। या तो ये कह लो या फिर ये कह लो। अब देखो इम्परफेक्शंस जो है वो दो तरह का हो सकता है। दो तरह का कौन कौन सा है इसमें, देखो या तो पॉइंट डिफेक्ट होगा, पॉइंट डिफेक्ट, या फिर लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जो एक ना पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लैटिस बना हुआ ना, उसके जस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि डिफेक्ट आ रहा है तो उससे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट का मतलब हो गया कि उसका जो पूरा रो है उसी में डिफेक्ट आता है। अगर इसके लिए फिगर बनाना चाहे तो देखो, ये जो डॉट बना रही हूँ वो एटम्स है, ठीक है। ये क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर मान लो, इस कोई भी क्रिस्टल हो, हमें इसका नाम नहीं देखना, बस ऐसे जनरली समझ रहा है। अब देखो ये जो है ये परफेक्ट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये परफेक्ट है लेकिन इसको इम्परफेक्ट कह देंगे क्योंकि इसमें लाइन अब टाइप हो गया कि अलग अलग तरह का यदि डिफेक्ट मिल रहा है तो पॉइंट डिफेक्ट कह दिया और लाइन डिफेक्ट कह दिया। ये जो है क्रिस्टल को इम्परफेक्ट है। अब इम्परफेक्ट कैसे है, देखो
क्रिस्टल के लिए क्या पढ़े थे हम कि जो उसके पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ देखो तो सारे के सारे ऑर्डर्ड वे में है ना, लेकिन ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। एक देखो ये जो लाइन है यहाँ पर 3 एटम जो है, 3 पार्टिकल कह लो, एटम कह लो, वो तो एक्स्ट्रा के ऐड हुए ना इसमें, तो एक पूरा का पूरा लाइन ही बिगाड़ दिया। ये जो 3 एटम आके बीच में कंबाइन हो गया है इस लैटिस में, वो क्या किए, पूरा का पूरा इसका ये रो ही बिगाड़ के रख दिए हैं। अब बिगाड़ते तो इसी वजह से एक लाइन खराब हो गया है, तो इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। समझ आ गया क्यों इसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट, इस वजह से। अब आ गया हमारा पॉइंट डिफेक्ट का। देखो पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये 2 तरह का, 2 या 3, तो हाँ देखो ये 3 तरह का होता है। पहला नॉन सोशियोमेट्रिक, डिफेक्ट, दूसरा जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा जो है सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन सोशियोमेट्रिक को, इसको भी ना आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जो एटम्स मतलब डिफरेंट जो क्रिस्टल थे ना, उनमें अलग अलग तरह का इम्प्योरिटी मिला। इम्प्योरिटी तो देखो इसमें जैसे होता, अगर इम्प्योरिटी वाला छोटा सा है उसको पहले बता देती हूँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे हुआ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहे तो जैसे NaCl का एक क्रिस्टल ले लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस लेते हैं, तो NaCl का लैटिस कैसे बना हुआ, NaCl एग्जाम्पल में ले रहे हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो इम्प्योरिटी का क्या सेंस है, प्योर यदि होता NaCl का क्रिस्टल तो सिर्फ उसमें Na होता और Cl होता, ये दोनों आयंस ही होते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखो Na पॉजिटिव, अच्छा लैटिस बनाते हैं तो अपोजिट आयन को जो जैसे Na पॉजिटिव है ये अपने इसके सराउंडिंग में Cl नेगेटिव ही होगा, अपोजिट आयन से ही सराउंड होता है ये, तो Cl नेगेटिव के बाद फिर क्या आएगा Na पॉजिटिव, फिर आएगा Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव पहले है तो इस बार Cl नेगेटिव आ जाएगा, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यानी यहाँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। अब देखो ये तो एक तरह से हो गया परफेक्ट है, जो NaCl का क्रिस्टल है ये परफेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक, जैसे ये कटायन है, कटायन Na पॉजिटिव की जगह कोई और कटायन आ जाए, किसी और एलिमेंट का कटायन आ जाए। अब देखो जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ ये क्या किया है, Sr स्ट्रॉन्टियम होता है ना, ये Sr2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखो होना चाहिए था Na पॉजिटिव, लेकिन आ क्या गया है Sr2 पॉजिटिव। अब मान लो जहाँ जिसे होना चाहिए वहाँ नहीं रहेगा, दूसरा कोई आ गया तो इम्प्योरिटी हुआ ना उसमें, क्योंकि इसका तो क्रिस्टल है नहीं है तो ये यहाँ आना नहीं चाहिए था, अगर आ गया तो इम्प्योर हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ समझना कि जो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है और Na के पास एक ही पॉजिटिव है, ओवरऑल क्रिस्टल डिफेक्ट आने के बाद भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने का क्या मतलब, जितने यहाँ पर पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। इस क्रिस्टल के पास जितने नेगेटिव वाले प्रेजेंट होंगे आयंस, उतने ही पॉजिटिव वाले आयंस प्रेजेंट होंगे। तो अब देखो Sr पर 2 पॉजिटिव है, Na पर एक ही पॉजिटिव है, तो इसको इक्वल बैलेंस तो करना है ना, तो क्या करना है, देखो एक Sr2 पॉजिटिव जो है वो 2 Na को रिप्लेस करता है। अब 2 Na को रिप्लेस करेगा तो देखो क्या होगा, जो लैटिस मान लो यहाँ पर बनाया है तो 2 Na निकलेगा ना, यहाँ से 2 Na निकल गया इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन Sr है तो अकेला ही, ये किसी एक के पोजीशन पे जाके रहेगा,
दोनों की पोजीशन पर तो जा नहीं सकता, अकेला है तो एक ही पर आएगा ना। हाँ, अलग बात है इसके पास चार्ज ज़्यादा है। अगर मान लो यहाँ पर 2 Na पॉजिटिव निकल गया, आएगा तो किसी एक की जगह पर, दूसरा खाली रह जाता है। बात समझ आ रही है कि दूसरा खाली रह गया, एक को ऑक्यूपाई कर लिया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन एक वैकेंट हो गया, तो एक जगह वैकेंसी डिफेक्ट आ गया ना। सेम देखो दूसरा, अच्छा इसका टाइप भी लिखाना बाकी है, कोई बात नहीं। तो एक तो ऑक्यूपाई हो जाएगा लेकिन दूसरा वैकेंट ही रहेगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम समझ गए। अब इसके लिए क्या करना हो, हाँ यदि इसमें क्रिस्टल में बात करना हो, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी कितनी है, तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज कितनी है उस क्रिस्टल में, अगर ये पूछे कोई, तो ये इक्वल होता है जो एक्स्ट्रा आयन आया है ना उसके इक्वल होगा, ठीक है। एक आया है, एक ऐसा स्ट्रोंटियम आयन जो है वो एक ही आया है और एक ही हमारे पास कैटायनिक वैकेंसी है। यदि 2 आ जाता, 2 आता यदि ऐसा, तो 2 Na पॉजिटिव को लेके जाता, एक जगह फिर आता Asr 2 पॉजिटिव और एक जगह तो खाली रह जाता, तो 2 Asr और 2 वैकेंसी। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात, ये तो हो गया NaCl और Asr के लिए, ठीक। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल भी एक बुक में दिया हुआ है, बुक क्या फाइल है देखते हैं। हाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल जो दिया वो है CdCl प्लस AgCl। CdCl अच्छा कैडमियम टू पॉजिटिव होगा, देखो CdCl2 और AgCl का। अब देखो वो Asr जो है ना वो AsrCl2 ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड बना रहता है। इसका ही यहाँ से Asr2 पॉजिटिव, Cl पर एक नेगेटिव होता है तो 2 Cl नेगेटिव। इसका ये वाला तो समझ में आता होगा ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फिर कंपाउंड कैसे बनता है। अगर उतना नहीं भी आता तो कोई दिक्कत है, इसके लिए इतना ही जानना है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखो NaCl वाले में Asr2 पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और AgCl का यदि कोई क्रिस्टल है तो उसमें इम्प्योरिटी Cd2 पॉजिटिव जाके बना, मतलब इम्प्योर करता है Cd2 पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो समझ लिया, अब चलो देखते हैं सोस्कोमेट्रिक डिफेक्ट का। अब ये जो सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है ना, देखो ये 2 तरह का इसमें आ जाता है। एक तो ऐसा आयन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं सॉलिड को, ठीक है। पहले कर लेते हैं, देखो एक या तो नॉन आयनिक होंगे सॉलिड, जो आयन से नहीं बने होंगे, नॉन आयनिक सॉलिड। दूसरे हो सकता है आयोनिक सॉलिड, जो आयन से बने होंगे, आयनिक सॉलिड, ठीक है। अब देखो नॉन आयनिक सॉलिड का जो लैटिस होगा, जो क्रिस्टल बना होगा इसका, वो कौन कौन से डिफेक्ट उसमें आते हैं। एक या तो इसके लिए तो फ्रेंकल और सॉल्टी, देखो एक तो इंटरस्टिशियल होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा देखो वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। और आयनिक की बात करें तो या तो ये फ्रेंकल शो करता है, मतलब जो डिफेक्ट, अब किसे कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और कैसा वो होगा,
तो शॉर्ट की बोलते हैं, ये अभी बता रही हूँ, बस नाम पहले लिख रहे हैं। ओके, तो देखो या तो फ्रेंकल डिफेक्ट या फिर शॉर्ट की डिफेक्ट। अब देखो इंटरस्टिशियल की बात करें ना, तो ये नॉन आयनिक के लिए शो हो रहा है। तो देखो पहले लैटिस एक बना देते हैं, फिगर से ना ज्यादा क्लियर होता है। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो एटम्स है इसके देखो एक परफेक्ट वे में अरेंज्ड है। तो जो एटम अरेंज होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। अब देखो ये तो परफेक्ट है, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या कहेंगे? अच्छा इंटरस्टिशियल होता क्या, पहले ये वर्ड समझो। देखो इसके जो ये एटम्स है ना, इसके जो पार्टिकल्स, ये लैटिस बना हुआ है, इनके बीच में जो जगह है ना, ये जो जगह है इसे ही कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इनके बीच का, इंटर मतलब बीच का, इनके और साइट जो है वो खाली जगह जो है ना उसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। वहाँ पर कोई बाहर से एटम या पार्टिकल आके यदि रह जाए, यहाँ आ जाए कोई पार्टिकल, तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो क्रिस्टल था उसमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया है, तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट किसे कहते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट के लिए भी पहले फिगर बना लेना। अब ये पार्टिकल जो है ये लैटिस है। वैकेंसी डिफेक्ट का ही मतलब देखो, वैकेंसी का क्या मतलब होता है? खाली जगह। वैकेंसी खाली जगह को कह ले, अगर खाली पद जो कहते हैं वैकेंसी निकला है इस जॉब में, तो वैकेंसी किस चीज़ को कहते हैं? खाली है मतलब वो जगह। अगर ये जो एटम, ये पार्टिकल से लैटिस बना हुआ है, इसमें से कोई एटम यहाँ से मान लो बाहर निकल जाए, इस लैटिस से निकल के बाहर एस्केप कर जाए, तो उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब कोई खुद ऐसे तो जाएगा नहीं, इसके लिए क्या होता है देखो, अगर इससे एटमॉस्फेयर से या कह लें एक्सटर्नल कोई हीट मिला, एक्सटर्नल फैक्टर की हीट यदि बाहर से किया गया, तो जो ये पार्टिकल है इसके ना, वो हीट क्या है, एंथैल्पी अगर कह दे, हीट को ही एंथैल्पी कहते हैं। जैसे हीट मिलेगा तो इस पार्टिकल का एनर्जी हाई हो जाता है, मीन्स इसका एंथैल्पी हाई हो जाता है। जैसे ही एनर्जी इसको मिलती है तो ये क्या करता है ना, वाइब्रेट करने लगता है यहाँ से, और वाइब्रेट, और कुछ टाइम बाद इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं लैटिस से। जैसे ही मान लो ये पार्टिकल सारे हीट हो रहा है, एनर्जी जैसे ही मिलेगी ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल आपको जब आप छोटे क्लास में होंगे, लाइक 8 या 9th में, तो आपको ये समझाया गया होगा कि जो पार्टिकल्स जब हीट होते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो बाहर कैसे, तो एग्जाम्पल आपको उस टाइम कैसे दिया गया होगा कि मान लो कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, जैसे अगर किचन में देखें तो तवा पर मान लो रोटी बना रहा है, अगर रोटी के जगह रोटी पलटने जैसे ही गए हम, तो पलटना था हमें रोटी, लेकिन ध्यान थोड़ा सा यदि भटका और तवे पर जैसे ही हाथ जाएगा तो झट से हम हटाते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये एक तरह से मान लो कि हाथ को जो ना एनर्जी मिला और वो हीट मिला, तो इसे कहते हैं ना, क्या बोलो, इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और झट से वो हाथ जो है तवे से साइड हट जाता है। तो जैसे किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो अपने पोजीशन से वो एक्साइट कर जाते हैं, मतलब हट जाते हैं वहाँ से। तो ये हो गया, जैसे ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इसी को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इतना समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं देखो फ्रेंकल डिफेक्ट पे। और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, अगेन इसमें लैटिस बनाते हैं। हाँ, ये तो नॉन आयनिक के लिए था, तो सारे पार्टिकल के जो साइज है वो मतलब शेप कहते हैं, तो सर्कल ही बनाए हैं। इसमें आयनिक है तो एक कटायन और एक अनायन होगा। तो देख लो, मान लो किसी को भी कटायन को सर्कल बना दो या अनायन को स्क्वायर, जो भी है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब स्क्वायर वाला कटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है। इस पर हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि फ्रेंकल डिफेक्ट किस टाइप का होता है।
अब देखो, अभी देखने में ये परफेक्ट क्रिस्टल लग रहा है क्योंकि ऑर्डर्ड है, जो इसके पार्टिकल है वो अच्छे से अरेंज है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आयन से बना हुआ ना, तो एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव। देखो अब यहाँ पर कोई आयन ही होगा। फ्रेंकल डिफेक्ट जनरली मतलब ये आयनिक सॉलिड ही शो करता है, तो आयनिक सॉलिड का अगर एग्जांपल ले ले, मान लो AgCl, तो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ से देखो क्या होता है कि ये जो क्लोराइड नहीं, क्लोराइड आई थिंक यहाँ से पॉजिटिव वाला बाहर निकलता है, बाहर नहीं जाता। देखो ये जो पॉजिटिव है ना, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से, यहाँ पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव का मतलब मान लो AgCl का क्रिस्टल है, तो ये Ag जो है ना, यहाँ अपना जगह छोड़ के यहाँ पर छोड़ देता है, और यहाँ से इसके इंटरस्टिशियल मतलब ये जो क्रिस्टल बने हुए हैं उनके बीच में कहीं और दूसरी जगह मान लो यहाँ पे चला जाता है। Ag पॉजिटिव का ओरिजिनल सीट कहाँ था, यहाँ था, लेकिन ये यहाँ से हट के कहाँ चला गया, कहीं और। कहीं और का क्या मतलब, जो लैटिस है उसके बीच में जो खाली जगह थी, जो वॉइड्स थे उनके बीच में चला गया। तो इस तरह का जो होता है डिफेक्ट ना, इसको फ्रेंकल डिफेक्ट नाम दे दिया गया है। अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में, शॉर्ट की डिफेक्ट में देखें तो ये भी आयन से बना होता है, इसके लिए भी फिर सेम वही बनाते हैं, स्क्वायर पॉजिटिव सॉरी स्क्वायर और ये सर्कल पहले बना लेते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट उसे कहते हैं जहां से कटायन और अनायन दोनों, इसमें क्या था, ये अपनी पोजीशन को छोड़ के हट रहा है, लेकिन रह कहाँ रहा है, उसी लैटिस में रह रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से हटता तो है लेकिन उस लैटिस में नहीं रहता, वो बाहर चला जाता है यहाँ से। तो और एक चीज़, अगर ये बाहर जाता है ना, तो जितने कटायन निकलेंगे उतने ही अनायन निकलेंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। डिफेक्ट आने के बावजूद भी देखो, कोई भी लैटिस होगा ना, कोई भी क्रिस्टल होगा, तो वो अपने को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखते हैं। तो न्यूट्रल होने के लिए हमारे यहाँ से यदि पॉजिटिव बाहर चला गया, फिर तो इस पूरे लैटिस पे एक नेगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस वजह से एक नेगेटिव, अगर यहाँ से दो पॉजिटिव निकलेगा ना, तो साथ के साथ दो नेगेटिव भी निकलेगा, मतलब जितने कटायन निकले उतने ही अनायन भी निकल जाएंगे। तो ओवरऑल न्यूट्रल रह गया। अब मान लो यहाँ से एक पॉजिटिव निकला और यहाँ से सॉरी पॉजिटिव निकला, यहाँ से पॉजिटिव और मान लो यहाँ से एक नेगेटिव निकल गया, ठीक है, इक्वल अमाउंट में निकला। अब देखो इतना समझ गए, अब आते हैं इसके अगर ऐसा हो रहा है तो इसके डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जान लेते हैं। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, इस ऐसे डेंसिटी को डिनोट ऐसे करते हैं, इस डेंसिटी का सिंबल जो है ऐसे है, और मास बाई वॉल्यूम होता है ना। अब देखो क्रिस्टल जो है ओरिजिनल, यदि क्रिस्टल जब ये एटम्स बीच में नहीं आए थे तो वॉल्यूम इतना ही था, है ना, वॉल्यूम तो फिक्स था, लेकिन जैसे ही एटम आए यदि इसमें, तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आया है, नहीं आया। वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही है, बस एटम जो इसके बीच में वॉइड्स बने हुए थे, जो खाली जगह थी, उसमें आ गए हैं। तो देखो वॉल्यूम तो फिक्स है, जैसा पहले था उतना ही है, मास में चेंज आएगा। मास में चेंज कैसे आएगा, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले 12 एटम थे, ठीक है। मान लो एक एटम का यदि एक एटम 1 ग्राम का यदि होगा, तो 12 जो है वो 12 ग्राम के होंगे, ठीक है। अब पहले मान लो 12 ग्राम था इसका, अब कितने एटम, 3 एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो अब टोटल 15 एटम्स इसमें है, 15 पार्टिकल इसमें है, तो अब कितना हो जाएगा ये 15 ग्राम। मास तो इंक्रीज कर गया ना, पहले 12 था अब 15 ग्राम हो गया।
और डेंसिटी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, मास ऑफ एटम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेंस तो समझ में आ रहा होगा कि यदि मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ गया। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब होता है ना तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। हो गया। अब देखो दूसरे वाले का देखिए, यदि हम इसमें देखो पहले क्या था, यहाँ पर एटम था, तो पहले कितने एटम थे? 1 2 3 4 4 3 12। पहले 12 एटम्स हैं इसमें। कितने ग्राम हो गए इसके? 12 ग्राम ही मान लेते हैं। एक यहाँ से निकल गया, यहाँ से मान लो एक निकल गया, 2 निकल गया, जनरली अभी एक ही निकाल रहा है, तो कितने हो गए? 11 एटम्स हो गए। अब 11 एटम्स है तो 11 ग्राम। मास डिक्रीज किया ना, पहले 12 ग्राम था, अब 11 हो गया, तो 11 हुआ तो मास डिक्रीज किया। मास डिक्रीज किया तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई। मतलब इसमें यदि ये डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में आता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके। अब यहाँ देखो फ्रैंकल डिफेक्ट यदि होगा तो क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट में देखो जितने Ag पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव सब इक्वल ही है। यहाँ पर ना बाहर से कोई आया है, ना अंदर से कोई बाहर गया है, ना बाहर से कोई अंदर आया और ना अंदर से कोई बाहर गया। तो क्या होगा? मास जो पहले था सेम अभी भी उतना ही होगा ना। मान लो इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उनका वो भी 12 ही, पहले जो थे वो 12 ग्राम था। मान लो 12 एटम्स होंगे तो 12 ग्राम ही हुआ, और डिफेक्ट आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? पहले भी 12 थे, अब भी 12 है, तो पहले इसका वेट मास जो है वो यदि 12 था, अभी भी तो 12 ही है, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। मास में चेंज नहीं आया, डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी के लिए अगर इसकी बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट में, तो नो चेंज, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वही यदि शॉर्ट की डिफेक्ट की बात कर ले हम, तो देखो पहले यदि मान लो यहाँ पर एटम्स थे पहले, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि यहाँ से एटम जो लैटिस में थे वहाँ से कैटायन और आनायन दोनों बाहर निकल जा रहे थे। तो पहले मान लो यदि इसमें 15 एटम्स थे, 15 पार्टिकल्स थे, टोटल मिला 15 में, अगर इक्वल करें तो 16 मान लो, ठीक है, क्योंकि इक्वल होना चाहिए तो ऑड नंबर तो आएगा नहीं, इवन ही आएगा। अब देखो 16 एटम्स थे मान लो पहले, 2 निकलेंगे यहाँ से बाहर, 2 निकलेंगे, 4 निकलेंगे, ऐसे निकल सकता है ना, इवन में ही निकलेगा। तो मान लो यहाँ से 2 निकल गया, 2 में तो 14 हो जाएगा, 14 एटम्स रह गए। 2 यहाँ से, एक कैटायन और एक अनायन, जैसे ही निकला, पहले 14 थे, अब पहले 16 एटम्स थे, अब 14 एटम्स रह गए, तो इसके लिए तो 16 ग्राम। बाद में जो डिफेक्ट आया, अब कितने हो गए? 14 ग्राम। तो मास में डिक्रीज आया ना, इस लैटिस के मास में डिक्रीज आ जाएगा। अब मास डिक्रीज होगा तो सेम वही डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो शॉर्ट की के लिए डेंसिटी की बात करें तो ये डिक्रीज करती है, ठीक है। यदि शॉर्ट की डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में हो रहा है तो वहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब देखो इसमें क्या बताना, इसका एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल याद रखना। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए अच्छा एक चीज़ और ये है कि इन दोनों के लिए फ्रैंकल डिफेक्ट उसी लैटिस में होता है ना जिनकी कैटायन और अनायन, कैटायन और अनायन से ही मिलके बना हुआ ये लैटिस, इनमें जो साइज में डिफरेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। लार्ज डिफरेंस इन साइज, लिख देती हूँ पॉइंट, मान लो लार्ज डिफरेंस इन साइज, ठीक है। और जो शॉर्ट की डिफेक्ट होते हैं ना वो सिमिलर साइज के होते हैं, उनका साइज जो होता है ना वो अप्रोक्स सिमिलर ही होता है, एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो लार्ज
डिफरेंस के लिए अगर देखना हो तो एक चीज ध्यान रखना, एक मिनट मुझे देखने दो, कोई उल्टा तो ना लिख दे, उल्टा लिख देंगे तो गलती हो जाएगा ना, नहीं सही लिखिए। देखो अब देखो इसके जो एग्जाम में ना पूछा जाएगा यदि ना, तो बस इसके एग्जाम्पल से ज़्यादातर पूछ दिया जाता है। इन दोनों का कॉमन एक एग्जाम्पल होता है जो दोनों शो करता है, वो लैटिस होता है AgBr का, ठीक है। AgBr ऐसा लैटिस है, इस कंपाउंड का ऐसा लैटिस है जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों ही आते हैं, ठीक, दोनों ये शो कर देता है। अब ये AgCl तो मिटा देती हूँ, वो तो समझाने के लिए कटाना है कि देखो फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए याद रखना, एक तो जिंक का सल्फाइड मतलब ZnS, दूसरा सिल्वर हैलाइड, ZnS याद रखना, और दूसरा याद रखना सिल्वर हैलाइड, जितने भी हैं सारे हो जाएंगे। सिल्वर हैलाइड का क्या मतलब है? सिल्वर का तो समझ में आ रहा है ना कि सिंबल Ag होता है, Ag होता है। अब हैलाइड क्या है? हैलोजन, और हैलोजन यदि एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसको बोलते हैं हैलाइड। हैलोजन मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब है, और अभी ये हैलोजन है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेंगे मतलब यहाँ पर जैसे अनायन के फॉर्म में आते हैं, इसको हैलाइड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और स्वैंडिथ ग्रुप के ये होते हैं ना, स्वैंडिथ ग्रुप में फर्स्ट पर जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। Ag जो है ना वो फ्लोरीन के साथ मतलब इसका कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करता है, Ag के साथ फ्लोरीन का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी वजह से ऐसा कंपाउंड नहीं मिलता। अब उस ग्रुप में फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। स्वैंडिथ ग्रुप का जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, ठीक है। तो अब देखो बस फ्लोरीन को छोड़ देना और इसके आगे सब में Ag लगा देना, ठीक है। 3 कंपाउंड ये और एक ZnS, समझ में आ रहा है कि इसके 4 ही एग्जाम्पल है। इन्हीं में से देगा और पूछेगा कि फ्रेंकल डिफेक्ट, जैसे मान लो ना कि ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से किस में फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, तो 4 में मान लो इनमें से कोई एक रहेगा और फिर 3 ऑप्शन जो होंगे वो कुछ और रहेंगे, और दूसरे कोई लैटिस का नाम दे देगा। तो देखो 4 ही है, याद करने में भी इजी रहेगा। एक तो सिल्वर का हैलाइड बस, और फ्लोरीन छोड़ देना, एक ZnS। अब शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें हम तो देखो इसमें AgBr भी आता है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है इस ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा आता है ध्यान में आपको? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांस, ठीक। देखो ये हो गया हाइड्रोजन, हटा देंगे यहाँ से हम क्योंकि हाइड्रोजन को मेटल नहीं माना जाता है। अब देखो एक तो AgBr रहेगा ही रहेगा, जैसे इसमें सारे सिल्वर हैलाइड थे और एक ZnS एक्स्ट्रा, जिंक जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा एक था। सेम वैसे ही फर्स्ट ग्रुप का सोडियम लेना, पोटेशियम लेना, सीजियम लेना। अब आयनिक बॉन्ड इसको बनाना होगा तो ये स्वैंडिथ ग्रुप के पास ही जाएगा। फर्स्ट ग्रुप जो होता है ये सारे मेटल्स होते हैं, ये सारे मेटल होते हैं तो पॉजिटिव होंगे। मेटल का टेंडेंसी होता है ना इलेक्ट्रॉन को देना, अब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? पॉजिटिव में आ जाएगा, ये सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे। और कौन से ग्रुप का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लेना? जो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल में भी सबसे ज़्यादा कौन से? हैलोजन वाले। हैलोजन कौन से हैं? स्वैंडिथ ग्रुप वाले। अब स्वैंडिथ ग्रुप में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड यदि बनाता है ना वो क्लोरीन है इनके साथ, और स्टेबल कंपाउंड भी बनता है। जैसे घर में ही है NaCl, नमक लेते हैं ना, तो बस सबके साथ में Cl कर देना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। AgBr, NaCl, KCl, CaCl, समझ आ गया? ये 4 एग्जाम्पल ही इसमें पूछे जाएंगे और 4 एग्जाम्पल इसके हो गए। इतना समझ, बस इसमें इतना ही जानना था। सोशियोमेट्रिक हमारा फोकस हो गया। अब देखते हैं नॉन सोशियोमेट्रिक, और एक बार देख लेते इसमें कोई पॉइंट छूटा हो तो उसको भी बता दूंगी। कोई पॉइंट
अब देखो हमारे पास आएगा नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए। जो उसका अमाउंट होगा वो एक्स्ट्रा होगा। तो मेटल एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट, डेफिशिएंसी मतलब मेटल की कमी। उस लैटिस में जितने मेटल होने चाहिए थे उतने नहीं है, कम हो गए हैं, तो इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ना वो भी दो तरह का हो जाता है। एक तो बाई अनायनिक extra presence of cations at interstitial site. ठीक है, extra presence of cations at interstitial sites. जी ये सीक्वेंस में याद नहीं है बस, इसके बाद कौन सा क्या क्या है इसका नाम वगैरह। क्रिस्टल लेते हैं एक NaCl का, इसमें भी एग्जांपल दिया देखो। एक NaCl का क्रिस्टल है, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब देखो क्या होता है इसमें कि जो Na इसका पहले क्रिस्टल बना ले, क्रिस्टल बना होगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा, Na पॉजिटिव आएगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो ये पूरा क्रिस्टल है, मान लो एक NaCl का, इसको इस क्रिस्टल को, क्रिस्टल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको क्या करते हैं ना सोडियम के वेपर, Na क्या है सोडियम है, सोडियम के वेपर के प्रेजेंस में अगर उसके इन्वॉल्वमेंट में इसको जैसे ही हीट करते हैं, जैसे इसे ले जाते हैं तो क्या होता है देखो, सोडियम वेपर यूज किए हैं, इसके सराउंडिंग में, इसके एटमॉस्फेयर में, मतलब इसके प्रेजेंस में इस क्रिस्टल को यदि हीट किया जाए तो जो इसका
सरफेस है ना, इस पर सोडियम वेपर डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो इस क्रिस्टल का सरफेस होगा वहां पर सोडियम मेटल जो है ये यहाँ डिपॉजिट होने लगता है। अब हीट तो दे ही रहा है इसे, क्या होता है इसमें से जो ये Cl नेगेटिव है ना, सरफेस पे क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। अब क्या करता है, यहाँ से जो लैटिस का क्लोराइड आयन है ये यहाँ से निकलकर सरफेस पर जो सोडियम है उससे कंबाइन करने चला जाता है। देखना, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ, कि जो सरफेस पर जो सोडियम मेटल ये आ रहा है, Na मेटल, वो सोडियम वेपर जो यूज किया है एक्सटर्नली हम उससे आ रहा है, इसके सरफेस पे डिपॉजिट हुआ है। अब इसे कंबाइन करने के लिए जो हमारा लैटिस का Cl है ना, वो कंबाइन करने के लिए यहाँ से बाहर जाने लगता है, मतलब इसके सरफेस पे जाने लगता है। अब देखो Na और Cl नेगेटिव कंबाइन कब करेगा, जब ये भी पॉजिटिव में होगा। सोडियम जब पॉजिटिव में होगा तब तो Cl नेगेटिव इससे कंबाइन करेगा, तब तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो क्या होता है, जैसे ये Cl नेगेटिव इससे कंबाइन करने के लिए जाता है, ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तब तो जाके ये सोडियम पॉजिटिव बनेगा ना। सोडियम पॉजिटिव बनने के लिए क्या करना होगा, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकला, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कहीं हवा में उड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मान लो यहाँ से Cl नेगेटिव निकल गया, चला गया ये सरफेस पर सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने, सोडियम क्लोराइड आयन गया सरफेस पे, सोडियम अभी न्यूट्रल फॉर्म में है, मेटल का मेटल है, उस पर कोई चार्ज आया नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का लूज किया नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉन इसका जैसे ही बाहर निकला और ये Na पॉजिटिव में जैसे ही बनेगा कंबाइन कर लेंगे, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ गया, जो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकला Na से, वो क्या करता है, अब लैटिस में आने लगता है। जैसे वो लैटिस में आएगा तो जगह खाली कौन सा है, क्लोराइड वाला। अब देखो Cl पर भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव है, जो क्लोराइड है हमारे पास क्लोरीन वो भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था क्लोराइड को, आ गया इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं बाई अनायनिक वैकेंसी। अनायन कौन सा था हमारे पास, Cl नेगेटिव, लेकिन उसकी जगह पे है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अभी भी है ना। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आया होता तो इस लैटिस पर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा होता। समझ में आ रहा है ना, कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता, मतलब एक नेगेटिव चार्ज नहीं आता, तो इस लैटिस के पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से ये न्यूट्रल हो गया, बस इसी को कहते हैं बाई अनायनिक वैकेंसी। अनायन Cl नेगेटिव था, वो यहाँ से निकल गया है, वैकेंसी आ गई, फिर से यहाँ पर वैकेंट प्लेस एक है, इतने कोई बोलते हैं बाई अनायनिक वैकेंसी। हो गया। अब अच्छा, इसका कोई पॉइंट एफ सेंटर है, इसी में है। देखो जनरली 12th तो जब आप एग्जाम दिए होंगे ना, उसमें भी पूछा गया होगा, या फिर जब कहीं भी आप पढ़े होंगे वहाँ पर कहा गया होगा, एक एफ सेंटर का टर्म आया होगा। एक टर्म आप सुने होंगे एफ सेंटर। एफ जो यहाँ पर है उसको एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, जर्मनी में इसका जो अर्थ है ये फार्बेन जिंटर होता है, ठीक है। और फार्बेन जिंटर का क्या मतलब होता है, कलर। फार्बेन जिंटर का जो अर्थ होता है वो कलर सेंटर होता है, ठीक है। अब देखो ये सेंटर होना चाहिए था क्लोराइड, आ गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसी को कहते हैं एफ सेंटर। अब जो ये हीट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अगर जब ये इलेक्ट्रॉन ना, तो ट्रांजिशन शो करता है। अब ये ट्रांजिशन वगैरह आपको पढ़ना है नहीं अभी, तो देखो तो क्या होता है ना, NaCl। अब ट्रांजिशन जैसे ही होता है ना, देखो एक तो पढ़ा जाता है इस तरह से मेटल लिगेंड ट्रांसफर, वो अलग क्या तो है नहीं आपका, कैसे समझा फिर, बस इतना समझो कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना एनर्जी लेता है, हीट दे रहा है ना, अगर ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर एक ट्रांजिशन टाइप का होता है, तो ये ना कलर शो करने लगता है।
KCl वॉयलेट कलर शो कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको कलर को भी। KCl जो है वो वॉयलेट कलर और LiCl जो है लिथियम क्लोराइड वो पिंक कलर शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो दूसरा था मेटल एक्सेस का ही एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स, इसे समझ लेते हैं आप। क्वेश्चन दिया हुआ है, जेडेनो को हीट कर किया गया है तो जेडेन जिंक ऑक्साइड है, इसे हीट करेंगे तो कन्वर्ट क्या हो रहा है ये जेडेन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको, अच्छा O2 निकल रहा है, देखो जेडेन 2 पॉजिटिव और हाफ O2। अच्छा इसको हाफ O2 क्यों लिख दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन एसिड तो नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, और जब भी मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन क्या एटम है, इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से यहाँ पर हाफ O2 क्या लिखने का मतलब यहाँ से तो एक ही O निकल रहा है ना, बस इसलिए O2 लिख दिया गया और हाफ कर दिया गया। और Zn2+ है तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका जो लैटिस होगा पहले लैटिस बनाते हैं। जेड को ए से डिनोट कर दी और ओ को बी से कर दूँ तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, फिर अगेन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। अभी तक तो ये परफेक्ट क्रिस्टल रहा। अब देखो क्या होगा, बी को O2 निकालना था, ए बी ना लिख के ना जेडन नहीं लिखते, ऐसा समझ सकते क्या था, जिंक 2 पॉजिटिव और O नेगेटिव, फिर अरे देखो क्या कहना चाहते हो, सिंपल सा ये कहने का सेंस है कि जो जिंक है ना अभी भी 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज तो उस क्रिस्टल में अभी भी रहेगा, ऑक्सीजन निकल जा रहा है मतलब नेगेटिव वाला पार्ट निकल जा रहा है, तो उस क्रिस्टल में मेटल एक्सिस में हो रहा है ना यहाँ पे कैटायन, देखो एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स, ये जो कैटायन है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंस में आ गया ना, ZnO का क्रिस्टल बना हुआ है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो अनायन के फॉर्म में था वो O2 बन के निकलने लग रहा है बाहर। अब बाहर ये निकल गया तो सिर्फ O2 ही तो निकल रहा है, जो इसका अनायन वाला पार्ट है वही निकल रहा है, Zn वाला पार्ट जो है जो कैटायन है वो तो इसी में रह गया, और कैटायन क्या है, मेटल है, कैटायन तो मेटल का ही बनता है। अब यहाँ देखो एक्स्ट्रा प्रेजेंस लिख रहा है ना, ये टॉपिक ही एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स, एक्स्ट्रा तो हो ही जाएगा। ऑक्सीजन टोटल कंपाउंड क्या था ZnO, ऑक्सीजन निकलते जा रहा है, Zn तो रह गया अभी इसी में, तो Zn वाला एक्स्ट्रा होते जा रहा है ना, तो इसी को कह रहा है कि एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। बस इसमें इतना ही समझना था। इसके बाद मेटल डेफिशिएंसी भी बता, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट
ऐसे ही बहुत सारा है, 10 तो होते हैं, फिर 10 के नीचे और भी इतने सारा। तो छोड़, एक एग्जांपल लेते हैं Fe का। जो आयरन है ये +2 में भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 भी शो करता है। अगर मान लो इसका कोई ले लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे मान लो Fe 2O3 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अगर निकाला जाए तो यहाँ पर 3+ में है ये Fe। चलो 3+ वाला ना लेके हम, अगर कोई लैटिस 2+ का है, कोई भी लैटिस, तो क्या होगा यहाँ पे एक इसके साथ नेगेटिव वाला भी होगा। मान लो इसको A पॉजिटिव कह देते हैं और जो O है उसको B नेगेटिव कहते हैं। तो एक लैटिस बनाते हैं AB पॉजिटिव नेगेटिव का, यहाँ पर B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो पहले ये 2 पॉजिटिव था, अब क्या होगा, किसी भी तरह से ये यदि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेगा तो एक Fe पॉजिटिव ये वाला रह गया, ये किसी से अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 3 पॉजिटिव। इसी वजह से कह रही हूँ कि यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो अगर मान लो 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर देगा नहीं, तो एक जगह ना यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी आने लगती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या करेगा, दूसरा वाला Fe इसको क्या एक्सेप्ट करने लगेगा। अब एक्सेप्ट करेगा तो क्या, वो फिर मान लो ऐसे ही एक और Fe2 पॉजिटिव होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो Fe3 पॉजिटिव होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो ये ले लिया, 2 पॉजिटिव था ये दोनों Fe अपना एक इलेक्ट्रॉन देके Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तीसरा जो Fe होगा वो ले लेगा और Fe न्यूट्रल में चला जाएगा, जो इसका नेगेटिव फॉर्म होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0, उसमें चला जाएगा। तो देखो 3 Fe2 पॉजिटिव है और अनायन हम मतलब 3 कटायन थे Fe2 पॉजिटिव के, लेकिन हमारे पास लास्ट में कटायन कितने बचे, 2 ही बचे ना। ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज ये सब तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए है। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना अलग अलग, तो 2 भी शो करता है 3 भी शो करता है, तो यहाँ 3 यूज हो रहे हैं 2 पॉजिटिव वाले, और मिल कितना रहा है, हमें सिर्फ कटायन 2 ही मिल रहा है। तो अब 2 मिल रहा है तो ये मेटल जो है ना वो साइड हो जाता है, ठीक। अब मान लो 3 की जगह हमारे पास लैटिस में 2 ही रह गए, तो एक मेटल की डेफिशिएंसी आ गई ना, 3 जगह था इसमें, 3 में से सिर्फ 2 रह गया और एक वैकेंट ही रह जाएगा फिर क्रिस्टल में, तो उसे क्या होता है, डेफिशिएंसी आ गया इसमें, तो ये होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है इसका कंक्लूजन यही है, ठीक है। और इसमें अब इसका एग्जाम्पल याद रखना, जो एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, FeO ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ठीक है। 2 नेगेटिव ही बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव रखता है अपने साथ, हो गया। इम्परफेक्शंस तो पढ़ लिए अब हम।
स्टेट का ना प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का क्या सेंस हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो हो रहा है उसमें या फिर नहीं, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बेस पर सॉलिड स्टेट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक जो है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इट फ्लोस, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट टर्म में लिख रही हूँ, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इट कैन अलाउ द पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस थ्रू इट। ठीक है, फ्लोस दिया आपके पासेस लिखो, पासेस इज द बेटर वर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, और इंसुलेटर में इट रेजिस्ट करता है, रोकता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। इसके मतलब इंसुलेटर होगा कोई तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करती है। और सेमीकंडक्टर का क्या है, ये दोनों के बीच में लाई करता है। दोनों के बीच का मतलब कि ये इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है और कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। देखो अब इन दोनों के बीच में लाई करने का सेंस ये हो गया कि यदि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा तो कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, और लो टेम्परेचर होगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब कंडक्टर, अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, कंडक्टेंस रेंज की बात करें, कंडक्टिविटी रेंज सब पूरा लिख दिया है, कंडक्टिविटी रेंज। अगर कंडक्टिविटी रेंज की बात करें तो देखो इसका वैल्यू मुझे याद है, देखो 10⁴ से 10⁷ ओम मतलब पर ओम पर मीटर होता है। ठीक है, और इंसुलेटर के लिए बात करें तो इसका जो कंडक्टिविटी रेंज है वो है 10⁻⁻20 टू 10⁻10 पर ओम पर मीटर। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो इसका कहाँ से है, 10⁻⁻6 से 10⁴ पर ओम। अच्छा, ओम को देखो ऐसे भी लिखते हैं और एक इसका सिंबल ऐसे है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ओम पर मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी रेंज हम देख लिए। अब देखो कंडक्टर कौन कौन से होंगे, जो सारे मेटल्स है ना लगभग सारे कंडक्टर ही होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले हम यहाँ, तो जो सारे मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में सारे नॉन मेटल नहीं, सारे नॉन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते। देखो ये लगभग पॉलीमर, लेकिन जो होंगे ना पॉलीमर्स, इसका एग्जाम्पल ये देता है। देखो पॉलीमर में जैसे अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो बेकेलाइट है। अब बेकेलाइट पता क्या है, जो आप पॉलीमर चैप्टर अपने ये पढ़ेंगे ना 12th में, जो पार्ट 2 में आएगा, तो उसमें पॉलीमर्स पढ़ेंगे, उसमें एक वर्ड आएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट वो है जैसे कुकर है ना, कुकर का जो हैंडल बना होता है, जो प्लास्टिक ब्लैक कलर का लगा रहता है ना, वो बेकेलाइट ही है। ठीक, तो वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का उससे में ट्रांसफ़र तो नहीं होता, तभी तो उसको पकड़ के इसलिए हम उतार देते हैं गैस पर से। तो पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और सेमीकंडक्टर जो है जनरली जितने भी मेटलॉइड्स हैं,
वो मेटलॉइड्स में वो भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ठीक है। मेटलॉइड्स जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड टेक्निकल बताना है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। पहले कंडक्शन बैंड पढ़ लेते हैं। कंडक्शन बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, एन टाइप पी टाइप भी है, पर उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। टॉपिक आ गया हमारा कंडक्टेंस बैंड लिखो या कंडक्शन, कंडक्शन सॉलिड लैटिस जो भी है। अब कंडक्शन के लिए एक कंडक्शन बैंड होता है और एक होता है वैलेंस बैंड। सिलिकॉन ले रहे हैं ना मेटलॉइड, सेमीकंडक्टर कौन कौन से थे, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। कंडक्शन बैंड देखो, कंडक्शन वैसे पढ़ना तो हमें तीनों के लिए, इंसुलेटर के लिए भी, कंडक्टर के लिए भी और सेमीकंडक्टर के लिए भी। तो इसमें ना दो एनर्जी लेवल्स आ जाता है। जैसे अगर मेटल की बात करें ना, तो मेटल जो है एक तो बैंड ऊपर में बना होता है, एक नीचे में बना होता है बैंड। पहले फिगर से बता देती हूँ क्या कैसे होता है। इसको बोलते हैं जो हायर एनर्जी का होता है ना, क्योंकि ये बैंड इस तरह से नहीं होता, ये एक लेवल होता है, ठीक है। तो देखो, ऊपर वाला जो लेवल होगा ना, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सीबी लिख देती हूँ, और इसे कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। इनके बीच में ये जो गैप आता है ना, ये जो गैप है ना, ये दिखाता है एनर्जी डिफरेंस। इन दोनों जो लेयर नहीं होते और नहीं लेवल बोलते, क्या बोलते हैं इसको, देखो ऑर्बिटल्स होते हैं जनरली, ठीक। एमओटी आप जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स आते हैं उसको अरेंज करना होगा ना, 1s2 मतलब 2s आता है, 2p आएगा, फिर 3s है, 3p। तो ये जो इसके ऑर्बिटल्स है ना, एनर्जी के बेस पर ये अप डाउन, मतलब इनके बीच का जो ये गैप है अलग अलग हो सकता है। तो उसी चीज़ का देखो, यहाँ पर जो आएंगे ना इतने, ये नीचे में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होंगे ना ऑर्बिटल्स के, मान लो यदि यहाँ पर 3p भी है और 3s भी है और 3d भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो होगा ना, ये 3 और p में मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, d हमारा वैकेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो होता है वैलेंस बॉन्ड, और ऊपर जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही वाला यहाँ पे होगा, जस्ट एग्जांपल दी हूँ कि यदि मान लो ऐसे हुआ तो यहाँ पर देखो जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो कंडक्शन बैंड हो जाएगा, और ये एनर्जी का जो गैप है ना, इसे फॉरबिडन गैप नाम दिया गया है, फॉरबिडन गैप। जब आपको थोड़े और आगे क्लास में जाएंगे ना, तो आप ट्रांजिशन पढ़ेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, तो वो चीज़ यही है, लेकिन आपने दिया हुआ फॉरबिडन गैप, तो इसी वजह से यही टर्म लिख दे रही हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है 12th में आप जब पढ़े होंगे तो यही पढ़े होंगे। अब देखो, इतना तो समझ गया, जो ऑर्बिटल्स मतलब जो एलिमेंट है उसके ऑर्बिटल में जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड, और सॉरी बॉन्ड नहीं, बैंड, ध्यान में रखना, ये वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस BAND बैंड, और ये कंडक्शन बैंड है। अब देखो, जो कह रहे कंडक्टर कौन से होंगे, जब ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड है, तो ये फील होगा इलेक्ट्रॉन से, ये फील है, और ये एम्प्टी है। अगर ये ओवरलैप किए हुए रहेंगे, ओवरलैप इन द सेंस, ओवरलैप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस
ओवरलैप है तो इनके बीच का ये जो गैप है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओवरलैप किए हुए हैं। अगर ओवरलैप किया है तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, इस ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल्स जो थे उसमें से ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें भी होंगे, क्योंकि ओवरलैप किया हुआ है ना, ओवरलैप कर दिया तो फिर हो जाएगा। अब देखो इसको कहते हैं कंडक्टर। अगर इस तरह का है प्रॉपर्टी कोई शो कर रहा है किसी भी एलिमेंट में तो वो हो जाते हैं कंडक्टर्स। और यदि अब रह गया इंसुलेटर के लिए ना, अगर इनके बीच कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच गैप बहुत ज़्यादा हो, ये जो गैप है एनर्जी का, ये यदि बहुत ज़्यादा है कि कुछ भी करने पर, कुछ भी क्या कर सकते हैं, हीट ही कर सकते हैं, हीट करने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है फील्ड, वो यदि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कहते हैं ये इंसुलेटर है। कंडक्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, जब पहुँच नहीं रहा है तो फिर कंडक्शन होगा नहीं, कंडक्टर बनेगा नहीं है। अब कंडक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा, इंसुलेटर ही होगा। हो गया ये। अब देखो रह गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ऊपर वाला ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है वैलेंस बैंड, इनके बीच ये जो गैप है ना वो थोड़ा कम होता है। यहाँ पर ज़्यादा होता है मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम गैप, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम गैप है। इससे जैसे ही हीट मिलता है, हीट करेंगे, लिखा हुआ है ना कि हाई टेम्परेचर पर वो कंडक्टर की तरह शो करते हैं और लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर। हीट यदि कम देंगे इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं, एनर्जी जब उतनी मिलेगी नहीं तो फिर वो यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे। अच्छा देखो ट्रांजिशन जो कह रही है ना, यहाँ से कूद के उस ऑर्बिटल में चले जाना जहाँ खाली है, उसी को ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। यदि ज़्यादा हीट देंगे, ज़्यादा हीट का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया तो यहाँ से एस्केप करके यहाँ पे जा सकता है दूसरे वाले ऑर्बिटल में। तो अब इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में तो फिर वो बन जाएगा कंडक्टर। और यदि हीट कम है या फिर कह ले लो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी तो मिल नहीं रही है। अब एनर्जी नहीं मिल रहा तो फिर वो पहुंच नहीं पा रहा, वहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो लो टेम्परेचर पर। इसी वजह से कहा जाता है कि यदि टेम्परेचर लो है तो इंसुलेटर होगा और हाई टेम्परेचर है तो कंडक्टर होगा। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड में इतना पढ़िए। अब देखो और कुछ बताना है इसमें। अब रह गया डोपिंग। देखो चल डोपिंग देख लेते हैं सेमीकंडक्टर वाले। डोपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो सिलिकॉन है ना, सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेटलॉइड ही यूज़ करेंगे। अब मेटलॉइड में देखो डोपिंग पढ़ रहे हैं, डोपिंग सेमीकंडक्टर में ही होता है। सेमीकंडक्टर में डोपिंग और सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, मेटलॉइड। मेटलॉइड यूज़ करते हैं, मेटलॉइड में सिलिकॉन का, मान लो सिलिकॉन का लैटिस। ठीक है, कोई क्रिस्टल है सिलिकॉन का। अच्छा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। कितना 14 या 10 10
ऑर्बिटल कह दें या फिर सेल कहें इसका। तो देखो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है कौन सा है इसका, 3 वाला ही है, 3s और 3p को लेंगे। दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने आ जा रहे हैं, 4। ये ट्रांजिट करके यहाँ पे 4 कर सकता है, यहाँ पे 4 सकता है मतलब यहाँ से। तो देखो 4 हो गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो सिलिकॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। अब इसका कोई लैटिस बना हुआ है, इस तरह से इसका 4 इलेक्ट्रॉन, देखो ये डॉट वाला जो है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अगर इस तरह का लैटिस बना हुआ है, लैटिस बना रहेगा, इसका क्या मतलब सेम ऐसा ही पैटर्न एक और है, इस तरह से बना हुआ होगा पूरा लैटिस। अब इसमें डॉपिंग, अभी तो ये मेटेरियल है, अगर इसमें डॉपिंग करें फास्फोरस की, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, 15 है। तो इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है, देखो अगर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, उतना नहीं समझा रही हूँ कि सेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, आई थिंक आपको आता होगा इसमें। अब देखो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 है, ठीक है, फास्फोरस के 5 होते हैं। और फास्फोरस के लिए अब फास्फोरस मान लो इसके साथ डॉपिंग करेगा, डॉपिंग इन द सेंस यदि इसे कंबाइन होने आएगा, ये फास्फोरस हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड, ये कंबाइन कर लेंगे एक दूसरे से ऐसे। सेम वैसे सिलिकॉन इधर भी होगा और यहाँ भी सिलिकॉन होगा। अब देखो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और एक तीसरा एक्स्ट्रा ऐसे ही रह जाएगा। 5 है इसके पास ना, लेकिन सिलिकॉन के पास तो 4 ही है। ये कंबाइन करेगा तो 4 के साथ 4 कंबाइन करेगा तो एक एक्स्ट्रा इसके पास रह गया ना इलेक्ट्रॉन। तो जब सिलिकॉन में डॉपिंग फास्फोरस की करते हैं, मतलब जितना इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि उससे एक एक्स्ट्रा बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो एलिमेंट होगा उससे कंबाइन करते हैं, उसकी डॉपिंग कराते हैं, मतलब उस क्रिस्टल में उस एलिमेंट का डॉपिंग, समझ में आ रहा है ना कि क्रिस्टल में उसको मतलब डालना, ठीक है। तो जैसे डॉपिंग कराएंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका रह गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर आप पढ़ते हैं ना, ये एन, ये नेगेटिव के लिए रखा गया है यहाँ पे, ठीक। ओवरऑल जो बनता है ये डॉपिंग, आफ्टर डॉपिंग ये जो कंडक्टर बनता है ना, देखो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जो एन टाइप कह दिया तो नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव चार्ज उस पर होता है, नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है ऐसा। तो इसी वजह से इसको एन टाइप कहा जाता है, हो गया। अब देखो सिलिकॉन में एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले से डॉपिंग करा तो हुआ एन टाइप का, अगर एक कम करा दे तो, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना है, 4 है। बोरॉन की डॉपिंग करा, बोरॉन का कितना होता है, 3 होता है। अब 3 है तो देखो 3 के साथ कंबाइन करेगा और एक पॉजिटिव होल रह जाएगा यहाँ पे, इसके साथ एक पॉजिटिव होल रह जाता है। जो ये बोरॉन है ना, बोरॉन का 5 होता है, 1s2 2s2 2p 1, 3 का तो एक रह गया यहाँ पे, इस यहाँ पे 2। अच्छा देखो ये वाला जो होल रह गया ना, ये ऑर्बिटल एक तो ये p वाला है, ये s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहले तो फिल होता है, फिर उसके बाद यहाँ से एक्साइट करके ये सेकंड p में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक्साइटेशन होता है। तो लेकिन फिर भी 3 होते हैं इसमें p ऑर्बिटल, 3 में देखो 2 ही फिल हुआ है, एक तो खाली ही रह गया ना। अब खाली रह गया तो ये एज अ होल, ये जो लैटिस बनेगा डॉपिंग के बाद ये होल की तरह यही प्रेजेंट रहता है। तो होल है ना, तो इसी को कह देते हैं पॉजिटिव, इसको मान लेते हैं, ठीक है।
पहले वाले को नेगेटिव कर दिया तो इसी वजह से इसको पॉजिटिव कर दिया जाता है। पॉजिटिव हो गया तो पी टाइप कह देते हैं इसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो सेम जैसे इसमें था कि एन जो लिख रहा है नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओवरऑल जो ये लैटिस बना होगा, जो क्रिस्टल होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता, वो न्यूट्रल ही रहेगा। कोई भी लैटिस अभी तक बताई तो यही बताई ना कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रखता है। तो सेम वैसे ही जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो ये भी अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रखता है। तो हो गया हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। मुझे लगा था आज खत्म हो जाएगा पर नहीं होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इसका रह गया है, मैं उसका ना एक छोटा सा वीडियो बना के फिर वो बाद में दे दूँगी, या फिर देखती हूँ कैसे उसको बताना है। बस एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया, उसको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है, इतने के लिए बाय।